हे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग स्टार्टिंग में शुरू करेंगे पहले तो इंट्रोडक्शन से। ठीक है, इंट्रोडक्शन दैट इज 3.1। तो बच्चों, इसका पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बेसिकली ये क्या है, क्या होता है इसमें, और ये क्या है, मतलब चैप्टर का नाम है, पहले उसको हम लोग समझते हैं। तो बच्चों, मोशन मोशन का मतलब पहले हम लोग समझते हैं। तो मोशन में क्या होगा, सपोज बच्चों आपका एक ये बॉडी है, ये एक बॉडी है, और ये बॉडी एक पोजीशन पर है, कहीं ना कहीं पे रखा हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं पे है वो, तो वो एक पोजीशन पर है। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चों, उस बॉडी ने अपना पोजीशन को चेंज कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के हिसाब से, टाइम जैसे जैसे बढ़ा वैसे उसने अपना जो बॉडी है उसका पोजीशन, उसने अपना पोजीशन चेंज कर दिया, वो यहाँ पे आ गया। तो बच्चों, अभी ये जो पोजीशन है इसका क्या पोजीशन चेंज हुआ, हाँ हो गया। किसके हिसाब से हुआ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हुआ। तो आपका इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन में बॉडी। जब भी आपका बॉडी का पोजीशन चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उस चीज को हम लोग बोलते हैं, वो बॉडी जो है वो आपका मोशन में रहेगा। ठीक है, ये समझा, ये बॉडी आपका मोशन में। अब इन स्ट्रेट लाइन की बात की जाए, इन स्ट्रेट लाइन मतलब वो बॉडी किसी भी एक एक्सिस पे चल रही है। हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेट्स से वो एक्स एक्सिस पे चल रही है। ठीक है, तो बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो वही हो गया आपका एक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि एक टर्म आता इस चैप्टर का दूसरा, इसको हम लोग बोलते हैं काइनामेटिक्स भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनामेटिक्स। अब देखो, अब बच्चों क्या होता है कि ये बॉडी यहां से यहाँ पे आया, बॉडी मूव हुआ। अब बॉडी ये जो मूव हुआ उसका कॉज क्या था, व्हाट वाज दिस व्हाट वाज दिस कॉज, कि जो बॉडी यहां से वो यहाँ पे आ गया, उसका क्या कॉज था। तो इसका कॉज पता करने के लिए बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। इसका कॉज क्या है, ये क्यों मूव हुआ बॉडी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं काइनामेटिक्स। इस चैप्टर का दूसरा नाम है काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स मतलब क्या, बॉडी आपका मोशन में है ना, मोशन में। तो ये बॉडी जो मोशन में है उसका मैथमेटिकल फॉर्म्स क्या आएंगे, जैसे आपका इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा, वेलोसिटी आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, इसके सारे मैथमेटिकल फॉर्म आएंगे। ठीक है, तो जो भी इसके मैथमेटिकल फॉर्म आएंगे बॉडी जो मोशन में है, उसको हम लोग बोलेंगे काइनेमैटिक्स। ये समझा बच्चों, तो ये आपका इंट्रोडक्शन था। अब एक और चीज, बॉडी आपका स्ट्रेट मोशन में है, स्ट्रेट लाइन में है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मोशन। ठीक है बच्चों, और उसका जो दूसरा नाम है, जो स्ट्रेट चलता है बॉडी, उसका दूसरा नाम क्या रहेगा, रेक्टिलीनियर मोशन। रेक्टिलीनियर मोशन, इसको हम लोग रेक्टिलीनियर मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा। ओके, तो रेक्टिलीनियर मोशन कभी भी आया तो कंफ्यूज मत हो ना कौन सा मोशन है, ये लीनियर मोशन ही है, स्ट्रेट मोशन ही है। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं, आगे देखते हैं बच्चों। जो आपका अगला टॉपिक है वो आपका है पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 3.2 वाला टॉपिक। तो इसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहला क्या है आपका पोजीशन है, फिर पाथ लेंथ, फिर डिस्प्लेसमेंट। अब ये तीनों जानने से पहले हम लोग एक एक वर्ड जानते हैं, एक टर्म जानते हैं, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये बहुत आता है, ये बहुत बार आता है मैकेनिक्स में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो देखो मैं आपको सिंपल एग्जांपल लेता हूं। सपोज ये एक ट्रेन का डब्बा है। कौन सा डब्बा है, ट्रेन का डब्बा। ये ट्रेन का डब्बा रुका हुआ है, ये चल नहीं रहा है, रुका हुआ है। अब इसमें दो लोग हैं। ठीक है, दो लोग हैं, एक ये एक ये, दो लोग मैंने बना दिया। ठीक है, आसानी से बना दिया मैंने, तो लोग है ना, इंसानों को तो मैंने इजीली बना दिया यूं करके। अब क्या होता है कि ये जो बंदा है, ये वाला, ये इधर जा रहा है। ठीक है, और ये जो बंदा है
वो इधर जा रहा है। तो इस बंदे के हिसाब से ये बंदा मूव कर रहा है, इधर ये साइड में मूव कर रहा है, उसकी तरफ मूव कर रहा है, और इस बंदे के हिसाब से ये बंदा उसकी तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, इतना समझा? तो इस बंदे के हिसाब से ये बंदा मोशन में है और इस बंदे के हिसाब से ये बंदा भी मोशन में है। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इस मोशन को ही हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मोशन। ठीक है बच्चों, रिलेटिव मोशन। ठीक है, ये याद रहेगा कि मतलब दो बॉडी एक दूसरे के हिसाब से मोशन में है, दो बॉडी एक दूसरे के हिसाब से दोनों मोशन में है, इसको हम बोलेंगे रिलेटिव मोशन। अब बच्चों क्या होता है कि ये जो रिलेटिव मोशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, वो एक डब्बे में हो रहा है। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या इस बंदे के हिसाब से ये डब्बा फिक्स है कि मूव कर रहा है? ये डब्बे के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, इस बंदे के हिसाब से फिक्स है, और इस बंदे के हिसाब से ये डब्बा फिक्स है कि मूव कर रहा है? फिक्स ही है ना, डब्बे के अंदर है, ये लोग ट्रेन के डब्बे के अंदर है और ट्रेन रुका हुआ है फिलहाल। ठीक है, फिक्स है ना, ये इतना समझा? सिर्फ ये दोनों आपस में मूव करते हुए दिख रहे हैं, बट डब्बा तो उधर ही का उधर ही फिक्स है ना यार, इन दोनों के हिसाब से फिक्स है। तो बच्चों कभी भी हम जो ऑब्जर्वर होता है, ये दोनों यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है, अगर इस ऑब्जर्वर दोनों जो भी ऑब्जर्वर होता है बच्चों, ऑब्जर्वर के हिसाब से अगर कोई भी फ्रेम फिक्स रहता है, कोई भी फ्रेम फिक्स रहता है, तो उस फ्रेम को हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये समझा बच्चों? मतलब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसके अंदर मोशन हो रहे हैं, यू कैन से रिलेटिव मोशन हो रहे हैं। इतना समझा फ्रेम ऑफ रेफरेंस? ये मैंने एक एग्जांपल दिया, एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, ये समझ गया ना बच्चों, ये वाला एग्जांपल? ठीक है, अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है एग्जांपल। ठीक है, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो बच्चों मैं दूसरा एग्जांपल लेने जा रहा हूं। दूसरा एग्जांपल क्या है कि सपोज ये एक ग्राउंड है या रोड, यू कैन से ग्राउंड है, समझ लो। ठीक है, एक गाड़ी कैसे बनाते हैं यार, गाड़ी में बना देता हूँ। ठीक है, कैसे भी गाड़ी बना रहा हूँ, आप समझ लेना कि वो गाड़ी ही है। ठीक है, हाँ ये गाड़ी है। ठीक है, ये ग्राउंड है। अब यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, और इस गाड़ी के अंदर ये ले लो भाई, चलो इसका, अरे यार कैसा बना दिया, गाड़ी बनाने नहीं आता है। ठीक है, अब इस गाड़ी के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है, बैठ के वो गाड़ी चला रहा है। ठीक है, गाड़ी चला रहा है, उसका टायर पे उस पे टायर पे बोल रहा हूँ यार, स्टेयरिंग पे वो, हाँ हैंडल जो भी है वो गाड़ी चला रहा है। ठीक है, सो अभी देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो गाड़ी है वो आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, क्या इस बंदे के हिसाब से ये गाड़ी और ये जो बंदा है यहाँ पे, ये दोनों ही मोशन में है ना? ये तो बात समझ में आता है। तो अभी इस बंदे के हिसाब से अगर मैं इस ऑब्जर्वर की बात करूं तो इसके लिए फिक्स क्या है? इसके लिए फिक्स ये ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड मूव नहीं कर रहा है, बल्कि इसके लिए ये गाड़ी और ये बंदा मूव कर रहे हैं आगे। तो इसके हिसाब से ये गाड़ी और ये बंदा मोशन में, और फिक्स क्या है? ये ग्राउंड फिक्स है। तो इसके हिसाब से, ये बंदे के हिसाब से जो इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा? ग्राउंड रहेगा। ठीक है बच्चों, ये किसके लिए रहेगा? इस बंदे के लिए रहेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब मैं इस बंदे की बात करता हूं जो गाड़ी के अंदर बैठा है। तो जो गाड़ी के अंदर बैठा है उसके लिए क्या गाड़ी मूव कर रही है? वो तो गाड़ी के अंदर है ना यार, उसके लिए ये ग्राउंड और ये बंदा पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर उसकी मैं बात करूं तो उसके हिसाब से ये बंदा और ये जो ग्राउंड है वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है, मतलब उसके हिसाब से जो गाड़ी है, ये जो गाड़ी के अंदर जो बैठा है वो फिक्स है। ठीक है, तो इस बंदे के हिसाब से जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ वो ये गाड़ी होगा,
तो इस बंदे के हिसाब से फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, ये गाड़ी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है बच्चों, ये समझ गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड करता है आपका क्या कौन से कंडीशन में। ठीक है, तो इस बंदे के हिसाब से ये ग्राउंड और ये ग्राउंड जो है आपका और ये बंदा मूव कर रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों ही हम लोग रिलेटिव मोशन में बोलेंगे। इसके हिसाब से ये मूव कर रहा है, इसके ये बंदे के हिसाब से ये मूव कर रहा है, तो इसको हम लोग रिलेटिव मोशन बोलेंगे। ठीक है, अब मैंने बोला था कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है रिलेटिव मोशन, तो यहाँ पे आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या ले सकते हो कि ये पूरा एक अर्थ है, अर्थ यू कैन सी अर्थ, तो यहाँ पे आपका अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा, है ना। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप मेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या लोगे यहाँ पे इन दोनों के हिसाब से, क्योंकि ये दोनों रिलेटिव मोशन में, तो आपका अर्थ आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ जाएगा। क्योंकि सबसे जो मेन आपका क्या बोल सकते हैं, मेन रेफरेंस जो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम लोग अर्थ को ही लेते हैं। अगर बाहर किसी को कंडीशन, जैसे ऐसे कैसे कंडीशन, ऐसा आप कंडीशन लेते हो ना, तो अगर रिलेटिव मोशन आप लेते हो तो उसके हिसाब से फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ आ जाएगा। ठीक है, इतना समझा। तो ये कंसेप्ट था बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट पे। ओके, तो बच्चों पहले हम लोग पोजीशन देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि कोई भी जो आपका एक घर का कोना ले लो, घर का कोना, घर पता है ना घर, उसका एक कोना ले लो, एक कॉर्नर। तो अगर एक कॉर्नर में देखोगे तो एक लाइन ऊपर रहता है, एक लाइन इधर रहता है और एक लाइन ये साइड में रहता है ना। मतलब ये 3D में रहता है, 3 एक्सिस में रहता है। इसको आप बोल सकते हो x, इसको ऊपर वाले को बोल सकते हो y और ये वाले को बोल सकते हो z। तो 3 एक्सिस में आपका रहता है। तो कोई भी अगर स्पेस में कोई भी चीज रहता है ना, तो वो 3D में ही रहता है। ठीक है, 2D में नहीं रहता है, 3D में रहता है। हम लोग कभी कभी 2D में लेते हैं। 2D मतलब क्या होता है कि सिर्फ 2 एक्सिस में, और 3D मतलब क्या होता है कि वो तीनों एक्सिस में। वो जो ऑब्जेक्ट है कोई भी, वो 3D में है, मतलब 3 डायमेंशनल में, मतलब तीनों एक्सिस पे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो 3D में तो मैं यहाँ पे पॉइंट लेके बता नहीं सकता। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, यहीं पे पकड़ लो आप। तो अगर वो यहाँ पे पॉइंट है, तो एक x से एक कोऑर्डिनेट पे होगा, y से एक कोऑर्डिनेट पे होगा और z से एक कोऑर्डिनेट पे होगा, है ना। तो सपोज मैं उस पॉइंट को मैं यही इधर ही ले लेता हूँ, तो वो x से एक सपोज 5 कोऑर्डिनेट पे रहेगा, सॉरी y से 5 कोऑर्डिनेट पे रहेगा, x से 3 कोऑर्डिनेट पे रहेगा, और z यहाँ पे जो मैंने बताया था पॉइंट, तो z से वो ये z का कितना आप कुछ भी ले सकते हो, 4 कोऑर्डिनेट पे रहेगा। तो ये पॉइंट जो है आपका, वो उसका जो पोजीशन है वो कौन बताएगा, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो जो कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या बताता है, ये 3 एक्सिस बताता है, x y z एक्सिस। विद रेफरेंस उसका क्या लेते हैं, किसके रेफरेंस में लेंगे हम लोग, इसके रेफरेंस में ये ओरिजिन रहेगा, ओरिजिन के रेफरेंस में रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। इसको हम लोग रेफरेंस लेके, मतलब इसको अगर रेफरेंस लेते हैं तो ये 3 होगा, ये 5 होगा, ये 4 होगा, अगर इसको रेफरेंस लिया तो। ठीक है, क्या पता रेफरेंस कहीं और भी रहेगा, लेकिन मैं रेफरेंस इसको ले रहा हूँ, मतलब ओरिजिन 0 इसको ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेफरेंस पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से ये जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, ये कोऑर्डिनेट मुझे बताएगा कि ये पोजीशन, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इतना समझा बच्चों। ठीक है, तो अभी हम लोग आते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पाथ लेंथ। पोजीशन समझ में आ गया। पोजीशन क्या होता है कि एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट में हमें मालूम पड़ता है। ठीक है, ये हो गया आपका पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं पाथ लेंथ। अब बच्चों आपका ये टॉपिक हो गया पोजीशन। अब हम लोग पाथ लेंथ पे आते हैं, अगला टॉपिक पाथ लेंथ। तो इसके लिए पाथ लेंथ, अब देखो जो पाथ लेंथ होता है उसको हम लोग डिस्टेंस भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, वो याद रखना, हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, मैं इधर ही डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। दूसरा मैं ले लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट।
ओके, पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट। तो एक क्या करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट के थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ। एक लाइन बना दिया मैंने, ठीक है। ये लाइन सपोज ये 0 है, ये रहेगा 40, ये रहेगा 80, 4 4 जाए 4 3 जा 12, 120। चलो 120 लेते हो, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं, इतने में समझ में आ जाएगा। अब देखो बच्चों, ये पॉइंट आपका ओरिजिन है, ठीक है। ये पॉइंट आपका मैं लेता हूँ, लेट से ओ ले लिया मैंने, ये क्यू लेता हूँ, और ये चीज़ मैं पी लेता हूँ, ठीक है। तो देखो अभी पाथ लेंथ को मैं डिस्टेंस भी बोलता हूँ बच्चों, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पाथ लेंथ को मेरा दूसरा क्या नाम है मेरा, उसको हम डिस्टेंस भी बोलते हैं, और ये चीज़ होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो जो पाथ लेंथ होता है वो होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड होते हैं। एक्चुअल मतलब जो पाथ आप चल रहे हो। अब जैसे मैं बात करूँ, अगर कोई बॉडी है वो ओ से, पॉइंट ओ से, इसको हम लोग 0 भी है, पॉइंट ओ से स्टार्ट हुआ और वो पी पे आया, तो मेरा पाथ लेंथ कितना हो गया, पाथ लेंथ कितना हो गया बताओ, +120 है ना, +120, क्योंकि ये सब प्लस में, +120। अब वो जो बॉडी यहाँ से यहाँ पे गया, अब वो रिटर्न यहाँ से पॉइंट क्यू पे आया, तो कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 40 है ना, 40 गैप है, तो +40 दैट विल बी 160, +160, ठीक है, ये समझा। तो मेरा पाथ लेंथ क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ पे गया, वो भी डिस्टेंस मैंने लिया, और यहाँ से वो, यहाँ से मतलब मैं ऐसा घूम के नहीं आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसी उसी के ऊपर आ रहा हूँ, उसी के ऊपर आया यहाँ पे, उसी के ऊपर रिटर्न यहाँ पे आया। तो मैंने टोटल डिस्टेंस लिया, कितना लिया मेरा, यहाँ से यहाँ पे आया, फिर यहाँ से यहाँ पे आया, टोटल डिस्टेंस मेरा 160 हो गया। मतलब पाथ लेंथ मुझे क्या बताता है कि वो आपका एक्चुअल एक्चुअल कवर्ड डिस्टेंस, एक्चुअल कवर्ड डिस्टेंस, ठीक है। तो ये मेरा बच्चों पाथ लेंथ बताता है, ठीक है। ये आपका हो गया पाथ लेंथ, और यू कैन से डिस्टेंस। अब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ। अभी यहाँ डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा याद रखना बच्चों, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, मैं उसको डीसी ले रहा हूँ, डिस्प ले रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है चेंज इन पोजीशन, ठीक है, चेंज इन पोजीशन। अब चेंज इन पोजीशन हम लोग हमेशा किससे दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, फाइनल पोजीशन, जिसको हम x2 बोलते हैं, माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा x। अब डेल्टा x, ये जो चीज है डेल्टा, ये रिप्रेजेंट क्या करता है कि जो आपका पोजीशन है उसमें चेंजेस हुआ है, ये मुझे ये बताता है, जो डेल्टा है ना वो वही बताता है कि पोजीशन में चेंज, मतलब बेसिकली चेंजेस बताता है, ठीक है। तो ये फाइनल पोजीशन x2 को हम लोग फाइनल पोजीशन बोलेंगे, माइनस इनिशियल पोजीशन, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। और अब फाइनल पोजीशन कौन से टाइम पे क्या रहेगा, टाइम t2 पे क्या रहेगा ना, और इनिशियल पोजीशन एक टाइम t1 पे क्या रहेगा। तो फाइनल पोजीशन एट टाइम t2 माइनस इनिशियल पोजीशन एट अ टाइम t1, ठीक है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है, डेल्टा x, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल ही रहेगा, ठीक है, हमेशा क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। अब बच्चों इसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखो, अगर मेरा x2 इज ग्रेटर देन x1, अगर मैं इसकी बात करूं, x2 अगर ग्रेटर है x1 से, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो प्लस में रहेगा, है ना। अगर ये बड़ा रहेगा इससे, तो बेसिकली जो टोटल आएगा वो मेरा प्लस में ही रहेगा। लेकिन अगर x1 बड़ा रहा तो x2 से अगर ये बड़ा है इससे, तो छोटा माइनस बड़ा करोगे तो माइनस में आएगा आंसर, ठीक है। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट आपका प्लस माइनस में आता है, क्योंकि ये मुझे चेंज इन पोजीशन बताता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बताता है, ठीक है। तो अब क्या होता है बच्चों, जो ये, अब मैं डिस्टेंस पे आता हूँ। पहले डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस वो मुझे सिर्फ एक्चुअल डिस्टेंस कवर बताता है, वो मुझे डायरेक्शन नहीं बताता कि कौन से डायरेक्शन में गया, ठीक है। मतलब इसको मैं क्या बोलूँगा कि ये जो डिस्टेंस है वो है आपका स्केलर क्वांटिटी,
ये कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जो सिर्फ वैल्यू बताता है। सिर्फ क्या बताता है? वैल्यू एक बताता है, एक नंबर बताता है। मतलब उसका कोई डायरेक्शन नहीं बताएगा कि वो ये साइड में जा रहा है, मतलब वो प्लस एक्सिस पे जा रहा है। ये आप इसको आप एक्स एक्सिस पकड़ कर चलो, ठीक है। तो ये क्या, एक मिनट, रफ हो गया ये। तो जो डिस्टेंस है मुझे ये नहीं बताएगा कि वो मेरा प्लस एक्सिस पे जा रहा है या माइनस एक्सिस पे जा रहा है, ठीक है। ये साइड पॉजिटिव है, ये साइड नेगेटिव है। तो डिस्टेंस मुझे ये बिल्कुल नहीं बताया कि वो प्लस एक्सिस की तरफ जा रहा है या वो माइनस एक्सिस की तरफ जा रहा है। वो डिस्टेंस मुझे नहीं बताएगा, ठीक है। वो सिर्फ मुझे वैल्यू बताएगा। सिर्फ ये जो नंबर्स है ना, 40 हो गया, प्लस 120, प्लस 80, प्लस 120, या प्लस अगर रिटर्न आया तो प्लस 160, वो रिटर्न यहाँ तक आया तो प्लस, यहाँ तो 160 था, यहाँ तो आया तो 200 है ना, यहाँ तक आया तो 240 है ना। अगर यहाँ से यहाँ पे गया फिर वहां से यहाँ तक आया तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 240 में डिस्टेंस की बात किया, 240 होगा। अब उसमें जो डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, ठीक है। बट डायरेक्शन से आपको इसमें लेना देना है, डिस्प्लेसमेंट में। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका होता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है बच्चों। कौन सा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी, जो कि मुझे मैग्नीट्यूड तो बताता ही है, एक वैल्यू मतलब एक नंबर बताता ही है, प्लस डायरेक्शन बताता है, ठीक है। प्लस डायरेक्शन भी बताता है कि मेरा वो प्लस एक्सिस पे जा रहा है कि माइनस एक्सिस पे जा रहा है, ठीक है। ये समझा? अब बच्चों यहाँ पे जो है एक चीज बहुत वापस नोट कर लेना कि यहाँ पर जो है इसमें ये स्ट्रेट लाइन का मोशन है ना, मतलब या तो इधर जाएगा तो इधर, तो मतलब सिर्फ एक ही एक्सिस का मोशन है। तो अगर एक ही एक्सिस का मोशन है तो अगर मैं बोलूँ यहाँ चल रहा है तो मैं समझ जाऊंगा कि वो प्लस पे जा रहा है, यहाँ पे सब प्लस है ना, प्लस पे जा रहा है। अगर यहाँ पे जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा माइनस में जा रहा है। मतलब ये साइड में अगर मेरा आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है, ऑब्जेक्ट का मोशन ये साइड में, तो आप क्या समझोगे कि वो माइनस में जा रहा है, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। और ये साइड में ऑब्जेक्ट चल रहा है तो आप क्या समझोगे कि प्लस एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग जो इसका डायरेक्शन है वो हम लोग प्लस और माइनस से बताते हैं। ये समझा? क्योंकि वो एक ही एक्सिस का है। अगर मैं 3 एक्सिस की बात करता बच्चों, 3 एक्सिस पे रहता, वो 3D में रहता या 2D में रहता, तो मैं 3D की बात करता हूँ। जैसे मैं बोला स्पेस में अगर वो घूमता तो स्पेस वाला भी आपको आएगा, सब मोशन इन अ प्लेन है इसके आगे वाला चैप्टर, तो उसमें आपका आएगा, ठीक है। तो अगर उसमें मैं वेक्टर की बात करता, उसमें डायरेक्शन की बात करता, तो हमारे 3, एक आई कैप होता है, एक जे कैप होता है, एक के कैप होता है। ये तीनों टर्म आ जाते हैं। तो आई कैप जो है वो मुझे एक्स का डायरेक्शन बताता है, मतलब वो एक्स एक्सिस पे चल रहा है। वाई का मुझे जे कैप का मुझे वो वाई, जो वाई मैंने वाई एक्सिस का डायरेक्शन बताता है। और के कैप मुझे जेड एक्सिस का डायरेक्शन बताता है, ठीक है। आई कैप मुझे एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, जे कैप मुझे वाई एक्सिस का, के कैप मुझे जेड एक्सिस का। और वही यहाँ पे माइनस लगा दिया तो, अगर मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया तो माइनस एक्स एक्सिस का, माइनस जे लगा दिया तो माइनस वाई एक्सिस का, माइनस के लगा दिया तो माइनस जेड एक्सिस का डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन के लिए हम लोग ये चीज इस्तेमाल करते हैं कब? जब 3 एक्सिस की बात हो रही हो, मतलब 3 डायमेंशनल की बात हो रही है। तो यहाँ पे 1 डायमेंशनल अपन देख रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना किसमें, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। ये जो पूरी दुनिया है वो 3 डायमेंशनल की होती है, 3 डायमेंशनल में हम देखते हैं, ठीक है। बट जो हम लोग मोशन अभी पढ़ रहे हैं, मोशन वो 1 डायमेंशनल का ही पढ़ रहे हैं। ये जो आप इन स्ट्रेट लाइन मतलब क्या, एक ही डायमेंशन। एक ही डायमेंशन मतलब क्या, मतलब या तो सिर्फ एक ही एक्सिस, तो हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे एक्स एक्सिस कंसिडर किया हुआ है। 2 डायमेंशन मतलब कोई भी 2 एक्सिस आ जाएगा, या तो एक्स वाई आएगा, या तो वाई जेड आएगा, या तो एक्स जेड भी आ सकते हैं। तो ये 2 डायमेंशन हो गया। 2 डायमेंशन मतलब कोई भी 2 एक्सिस पे चल रहा है, कोई भी 2 एक्सिस पे। और 3 डायमेंशन आ गया मतलब बच्चों क्या होगा कि एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस से हमको कंसिडर करना है उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये मैं तीनों एक्सिस से बताया, ये हम लोग डायरेक्शन के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। इतना समझा बच्चों? अभी मैं ये थोड़ा रफ करता हूँ, इतना आप नोट कर लेना। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आप नोट कर लेना, अपने हिसाब से नोट कर लेना। फिर चाहिए तो आप टेक्स्ट बुक भी रीड कर लो। टेक्स्ट बुक वही तो, इसके लिए तो मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप जो टेक्स्ट बुक रीड करते हो वो समझ में आने लगे अब क्या रीड करो। क्योंकि बेसिकली क्या होता है बच्चों, एनसीईआरटी जो रीड करते हैं वो बोलते हैं कि मतलब एनसीईआरटी रीड करने लायक नहीं है, लेकिन नहीं,
एनसीईआरटी को आप एक बार नहीं 3 बार रीड करते हो ना तो इजीली समझ में आ जाता है, लेकिन उसी को और इजी करने के लिए मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर आप एक बार और रीड कर लोगे ना बच्चों तो एनसीईआरटी इजीली समझ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, इतने ये समझ में आ गया। तो आगे देखते हैं, आगे में और भी है डिस्प्लेसमेंट का। तो बच्चों मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि अगर आप सिर्फ 1D से डील कर रहे हो तो 1 डायमेंशन के लिए अब मुझे अगर मुझे 1 डायमेंशन का डायरेक्शन बताना है तो उसका डायरेक्शन के लिए मैं या तो प्लस लूंगा या तो माइनस लूंगा। माइनस मुझे क्या बताएगा कि वो एक्स एक्सिस के इस तरफ जा रहा है, और प्लस मुझे क्या बताएगा कि वो एक्स एक्सिस के इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये मुझे डायरेक्शन बता देगा 1 डायमेंशन में। ठीक है, तो अब बच्चों क्या है कि अब मैं उसका एग्जाम्पल, ये जो मैंने लिया था वो हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि पहले वो ओ से पी पर गया, तो जब ओ से वो पी पर गया तो उसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन क्या होगा, प्लस 120 ही होगा। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, डायरेक्शन क्योंकि प्लस यहाँ पे मैंने प्लस क्यों लिखा, प्लस मैंने यहाँ पे क्यों लिखा आप सोचो, ये दोनों ऐड किया ना यार, इसके लिए मैंने प्लस लिखा और कुछ नहीं। इसका ज़्यादा इसमें ध्यान मत लगाओ क्योंकि इसको हम लोग सिर्फ 160 पे देखेंगे, ये 160 है, हम लोग सिर्फ इसकी वैल्यू की बात करेंगे। ठीक है, समझे। अब जितना भी प्लस नहीं भी लिखो तो चलता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, समझा, ओके। तो यहाँ पे आपको कोई साइन बताने की जरूरत नहीं है, ना प्लस ना माइनस, जितना डिस्टेंस कवर करता है खाली उतना ऐड करना है, उतना नंबर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये प्लस 40 क्यों किया है, क्योंकि वो वापस 120 से 80 पे आया था ना, तो इसके लिए प्लस 40 हुआ। तो यहाँ पे आपको सिर्फ नंबर से मतलब होता है, प्लस माइनस से मतलब नहीं रहता है, बट यहाँ पे मुझे मतलब रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं प्लस 120 क्यों लिया, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ पे गया और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, फ्रॉम ओ से लेके पी तक गया और पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, इसके लिए मैं प्लस 120 लिया। अब बच्चों वापस वही ऑब्जेक्ट जो है बॉडी, वो पी से क्यू पे आया, पी से क्यू पे आ गया, तो वो अभी वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है ना, नेगेटिव एक्सिस पे आया, तो मैं क्या लूंगा बच्चों, माइनस, डायरेक्शन बताने के लिए वो माइनस लूंगा। तो माइनस कितना कितना पीछे गया वो, ना ना ना, ये समझ गया ना, प्लस 120 यहाँ से यहाँ पे आया। ठीक है, इतना समझ गया। अब दूसरा जो है ये ओ से लेके पी तक गया था, और दूसरा है वो पी से क्यू आ रहा है, ओ से पी जा रहा है फिर पी से क्यू आ रहा है, वो कंडीशन। ठीक है, पहला कंडीशन ये था ओ से पी की तरफ गया। अब दूसरा कंडीशन में क्या लेंगे कि वो ओ से पी के पास आया और पी से क्यू के पास। तो देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट जो रहता है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि फाइनल माइनस इनिशियल रहता है। ठीक है, तो इसमें यहां से यहाँ पे आया और यहां से यहाँ पे आया, तो इसमें फाइनल कौन सा है फाइनल, पहले यहां से यहाँ पे आया और वो यहां से यहाँ पे आया, तो इसमें फाइनल कौन सा है, कैन यू एक्सप्लेनिंग विच इज द फाइनल, कौन सा फाइनल है बताओ। इसमें फाइनल 80 है। ठीक है, फाइनल इसमें 80 है, और इसमें इनिशियल कौन सा है, लगाओ दिमाग लगाओ यार, इनिशियल कौन सा है। तो बच्चों देखो ध्यान से, तो इनिशियल आपका यहाँ पे 0 रहेगा। अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं, यहां से यहाँ पे आया फिर यहां से यहाँ पे आया, तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो स्टार्ट तो यहीं से हुआ था ना, है, तो 80 माइनस 0 होगा, दैट इज 80 होगा, प्लस 80 होगा। ठीक है, सॉरी, प्लस 80 माइनस 0 प्लस 80। तो ये मैंने कौन सा कंडीशन लिया, जब ओ से पी पे गया फिर रिटर्न किस पे आया, रिटर्न क्यू पे आया, ओ से पी पे गया और रिटर्न क्यू पे आया, तो ये मैं इसके लिए कंडीशन लिया। अब एक और आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हो, क्या, कि मेरा सिर्फ वो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मुझे जानना है, ये मुझे जाने दो, ये यहाँ से आया, ये जो यहाँ से यहाँ पे आया ना, वो वाला डिस्टेंस जाने दो, मुझे सिर्फ यहाँ से जो यहाँ पे गया ना, वो उसका डिस्प्लेसमेंट जानना है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट जानने के लिए आप रेफरेंस पॉइंट आप 0 को ही कंसिडर करोगे। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे इनिशियल तो ये रहेगा, यहाँ पे फाइनल ये रहेगा। मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये पूरा डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ओ से पी पे की तरफ गया, ओ से पी पे गया और पी से क्यू पे आया, ये मैं पूरे की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे पे तो यही आएगा।
क्योंकि स्टार्ट इधर ही से हुआ था ना, 0 से हुआ था और एंड यहाँ पे हुआ, तो x2 माइनस x1 डेल्टा x हो ना। बट मैं सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूँ, इन दोनों के बीच का बात करो, यहाँ से वो यहाँ पे आए, तो x1 ये रहेगा और x2 ये, तो क्या आएगा x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 80 माइनस 120 दैट इज -40। तो ये -40 मुझे क्या बताता है, ये जो डायरेक्शन है किधर जा रहा है, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है। ये -40 मुझे ये बताया कि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है, समझे समझे, ये मुझे माइनस मुझे ये बताएगा। तो बस यही है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का मेन ये समझा ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है समझ गया। और साइन बताने के लिए कि डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग प्लस और माइनस यूज करते हैं, ये याद रखना, ठीक है ओके। अब एक बेसिक डिफरेंस आपको मैं बता देता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो ये आपको आप चाहिए तो आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है, अपने बुक में जैसा भी आपको समझा वैसे ही आप अपने ओन वर्ड्स में कॉपी करो। क्योंकि कैसा होता है बच्चों, अगर आप अपने ओन वर्ड्स में लिखते हो ना चीज़ें, तो आपको वो चीज़ें समझ आती है। मतलब अगर आपको समझा हुआ है चीज़ें तो आप ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। समझ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि अगर आप वो चीज़ें समझे हुए हो, माफ़ करना वापस बोलने के लिए, सॉरी फॉर रिपीटिंग द एक ही चीज़, ठीक है। तो अगर आपको समझा हुआ है, ठीक है, कोई भी चीज़, तो आप अगर ओन वर्ड्स में भी उसको लिख सकते हो। ये समझ में आ गया मैं क्या बोला, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोनों का मैं डिफरेंस बता देता हूँ, सिंपल, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पाथ लेंथ का मतलब डिस्टेंस होता है, याद रखना। तो दोनों में फर्क क्या है बच्चों, सपोज 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 अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहां से लेके यहाँ पे मोशन किया, ठीक है, यहां से लेके वो यहाँ पे चला, ये ऐसा गया, वो रास्ता आपका ऐसा है। रास्ते होते हैं ना काफी ऐसे टेढ़े मेढ़े मेढ़े, वो सीधा रास्ता भी तो हो सकता था ना, लेकिन वो ऐसा रास्ता है ना। कोई कोई रास्ते होते हैं, मतलब कोई टेढ़े मेढ़े करके जाते हैं, वो सीधा भी तो हो सकता था। तो वैसे ही सपोज एक टेढ़ा रास्ता है, वो ऐसे गया है, कर्व शेप में गया, यू शेप में गया। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो ये पूरा होगा, क्योंकि मैंने बताया वो पाथ लेंथ होता है। जो भी पाथ कवर किया ना, ये आपका डिस्टेंस होगा, ये आपका डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये पूरा पाथ, इन्होंने बताया ना पाथ लेंथ, मतलब ये जो भी पाथ कवर करेगा ना, ये पूरा डिस्टेंस होगा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, याद रखना। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक फाइनल तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका ये रहेगा, तो ये चीज आपका डिस्प्लेसमेंट रहेगा, ठीक है बच्चों, ये चीज आपका डिस्प्लेसमेंट रहेगा, ओके। तो इससे मुझे क्या मालूम पड़ता है कि डिस्टेंस, अब देखो एक और एग्जांपल लेता हूं। आपका एक ऑब्जेक्ट यहां से लेके यहां तक गया, यहां से यहां गया, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दोनों इक्वल है ना। यहां से मैं बोला यहाँ पे यहां तक गया, तो डिस्टेंस और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है। बट यहाँ पे क्या डिस्टेंस बड़ा है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, कि जो आपका डिस्टेंस रहता है, डिस्टेंस जो आपका डिस्टेंस रहता है वो हमेशा ग्रेटर रहता है या इक्वल रहता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, याद रहेगा। डिस्टेंस जो रहेगा वो हमेशा ग्रेटर रहेगा या इक्वल रहेगा डिस्प्लेसमेंट के। ये दो कंडीशन से मुझे यही मालूम पड़ता है। तो ये चीज बहुत नोट करने वाली चीज है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। यू कैन से यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड लगाना है, क्योंकि इन दोनों का क्या, हम डायरेक्शन की तो बात नहीं करते, डिस्प्लेसमेंट का आप डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड लगा देना, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड, किसी हम वैल्यू की बात करते हैं ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा देना इसके पास, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी रहता है। तो आप क्या बोल सकते हो, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी मैंने पहले बताया, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे दोनों आता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो वेरी नोट पॉइंट आप लिख लेना। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ
कि सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, पूरा ऐसा ऐसा राउंड मार के राउंड मारा और सर यहाँ पे आके वापस रुक गया। ठीक है, कोई भी आप ही समझ लो, ऐसा खाड़ी पे गोल गोल ग्राउंड होता है, अब राउंड मार रहे हो तो यहाँ से आए वापस यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस पूरा यहाँ से जो यहाँ पे ये जो पूरा सर्कल है ना, डिस्टेंस आपका वो डिस्टेंस रहेगा। तो ये आपका डिस्टेंस बेसिकली क्या हो जाएगा, 2πr, सर्कमफ्रेंस पता है ना, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो डिस्टेंस आपका रहेगा, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ओवर हियर, होगा ही नहीं। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका जीरो रहेगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ही नहीं, और जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे आके रुक गया, तो देयर इज नो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो होगा। तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है बट डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है बच्चों, जब ऑब्जेक्ट चला ही नहीं है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही जीरो, सीधी सी बात है ना। मैं चलने की बात कर रहा हूँ, अगर वो ऑब्जेक्ट कोई भी बॉडी चला है तो आपका डिस्टेंस हमेशा रहेगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, जब वो सर्कल जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आके रुक गया तभी। ठीक है, तो ये भी आप अपने अपने जैसा मतलब ऐसे लिखते हैं ना, जैसे आप खुद से लिखते हैं वैसे आप नोट अगर आप कर रहे हो तो खुद के पॉइंट में लिख देना, आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, कैसे भी लिखो। अगर आपको समझा है तो आप लिख सकते हो, ये याद रखना, अगर आपको समझा है ये चीज़ें कंसेप्ट तो आप खुद से लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, हमारा टॉपिक 3.2 ही अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो बच्चों दो चीज़ होता है, दो टाइप के मोशन होते हैं, याद रखना। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म आपका वो मोशन होता है, सपोज एक बॉडी है, चल रहा है मोशन में, एक बॉडी है, कोई भी इंसान है, कुछ भी है, बॉडी है, वो चल रहा है मोशन में। बॉडी मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब बॉडी मतलब आप समझ सकते हो कि कोई भी बॉडी, इंसान का बॉडी, ट्रेन, कार वार, जो सब सब आ गया बॉडी में। ठीक है, तो एक बॉडी है, चल रहा है, वो यहाँ से यहाँ तक मोशन में है वो। अब जबकि वो मोशन में है तो वो टाइम के हिसाब से अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तभी तो मोशन में है ना। स्टार्टिंग में बताया था मोशन का डेफिनेशन, टाइम के हिसाब से अपना पोजीशन चेंज करेगा तो मोशन में। अब यूनिफॉर्म मोशन यहाँ पे क्या होगा बच्चों, कि ये जो बॉडी है इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या, कि डिस्टेंस जो रहेगा वो 2 मीटर कवर कर रहा है, टाइम जो रहेगा वो 2 सेकेंड ले लेते हैं, तो इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा। मतलब जो अगली बार होगा, अगला सेकंड होगा, सपोज अगला 2 सेकंड होगा, उसमें भी वो 2 मीटर ही कवर करेगा। फिर अगला 2 सेकंड जो रहेगा उसमें भी वो 2 मीटर ही कवर करेगा। फिर अगला जो 2 सेकंड रहेगा उसमें भी 2 मीटर ही कवर करेगा। तो इसका मतलब क्या है, कि वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। हर 2 सेकंड में वो 2 मीटर ही कवर कर रहा है, हर 2 सेकंड में वो 2 मीटर ही चल रहा है या 2 मीटर ही कवर कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। समझा आपको, समझा हाँ ना, समझ गया, मतलब अब मैं समझ गया कि आपको समझ गया। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। अब एक बॉडी है, वो भी चल ही रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो डिस्टेंस कवर करता है, बट वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है। अब मैं बात वही ले लेता हूँ, सपोज 2 सेकेंड, यहाँ पे 2 सेकेंड ले लेता हूँ मैं, 2 सेकेंड। ठीक है, अब वो 2 सेकेंड में सपोज पहले स्टार्टिंग का जो 2 सेकेंड है उसने कवर किया 3 मीटर, फिर उसके बाद का वापस 2 सेकेंड उसने कवर किया 5 मीटर, फिर उसके बाद के 2 सेकेंड में उसने कवर किया 2 मीटर, फिर उसके बाद के उसने 2 सेकेंड में उसने कवर किया 1 मीटर। इसका मतलब क्या है, कि वो हर 2 सेकेंड में, हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब जो डिस्टेंस है वो सारे इक्वल नहीं है, वो सारे अलग अलग है। हर 2-2 सेकेंड में उसका जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है, तो ये होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बच्चों, समझ गया। तो इंग्लिश में उसको हम कैसे डेफिनेशन देते हैं, कि ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इसको हम इंग्लिश में कैसे नॉन यूनिफॉर्म को
करेंगे डेफिनेशन इसका। ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यू कैन से, और अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी चलेगा, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि 2 सेकेंड ही नहीं, यू कैन से अनइक्वल, मतलब ये 1 सेकेंड हो सकता है, ये भी 2 सेकेंड हो सकता है, ये 1 सेकेंड हो सकता है, ये 3 सेकेंड हो सकता है, नहीं ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। तो ये बेसिक हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का अंतर। अब बच्चों क्या होता है कि ग्राफ है, ग्राफ आता है, मैं इसमें आपको बता देता हूँ ग्राफ। तो यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो समझ गया। अब आता है पोजीशन टाइम। पोजीशन टाइम मतलब यू कैन से डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ आता है। ग्राफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ज़्यादातर ये जो चैप्टर में है ना, ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ग्राफ ही ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। और ग्राफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि समझना है कैसे उसको। तो आपके जो टेक्स्ट बुक में है यहाँ पे 3 ग्राफ दिया हुआ है। मैं इस ग्राफ की बात कर रहा हूँ। देखो बच्चों, ये जो ग्राफ है आपके, ये जो तीनों ग्राफ है ना, ये मैं तीनों ग्राफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तीनों ग्राफ मैं आपको बताता हूँ क्या है ये तीनों ग्राफ। और ये तीनों ग्राफ वही डिस्प्लेसमेंट टाइम के ऊपर है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम यू कैन से पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ, तो पोजीशन टाइम ग्राफ है, 3 ग्राफ है यहाँ पे। अब देखो बच्चों, इसमें पहला ग्राफ ये ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये x है और ये t है, मतलब x एक्सिस पे आपका t है, y एक्सिस पे आपका पोजीशन है, ठीक है। तो सपोज टाइम, t मतलब टाइम, 1 सेकेंड ले लो, 2 सेकेंड ले लो, 3 सेकेंड ले लो, 4 सेकेंड ले लो, 45 दिख रहे हैं, 4 सेकेंड ले लो, ठीक है। यहाँ पे ले लो 1 मीटर, पोजीशन 1 मीटर पे, 2 मीटर पे ले, 3 मीटर पे है, 4 मीटर पे, पोजीशन की बात कर रहा हूँ। तो जो पहला वाला जो ग्राफ है आपके, जो पहला टेक्स्ट बुक में जो फर्स्ट ग्राफ है ये वाला, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें आपका क्या है कि स्ट्रेट लाइन है एक। इसका मतलब क्या है कि देखो टाइम ग्राफ के हिसाब से देखो, ग्राफ आप ध्यान से देखना कैसे। टाइम आपका 1 सेकेंड हो गया, लेकिन जो पोजीशन है, पोजीशन 3 मीटर ही है। टाइम आपका 2 सेकेंड हो गया, लेकिन पोजीशन है इसके ऊपर का देखो ना, पोजीशन वो 3 मीटर ही है। टाइम आपका 3 सेकंड होगा, लेकिन जो पोजीशन है वो किस पे, 3 मीटर पे ही है। अरे बाप रे, फिर 4 सेकंड हो गया, टाइम किधर है, 3 मीटर पे ही है। इसका मतलब मुझे क्या मालूम पड़ रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो भी ऑब्जेक्ट है जिसका मैंने ग्राफ यहाँ पे बनाया है, वो आपका रेस्ट पर है। ये समझ गए, मतलब वो मोशन में है ही नहीं। और जो भी ऑब्जेक्ट का मैंने ग्राफ बनाया है वो मोशन में नहीं है, वो एक ही जगह पर है। टाइम मेरा बढ़ते जा रहा है। अब जैसे मैं मार ये ढक्कन बोल दो यहीं पर है, टाइम मेरा बढ़ जाए तो उधर ही रहेगा ना, जो भी मीटर पे मैंने रखा है, 3 मीटर पे रखा है तो 3 मीटर पे रहेगा। टाइम आपका 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड हो रहा है, लेकिन वो वहीं पर है। तो ये ग्राफ मेरा वो डिनोट करता है, ठीक है। अब जो दूसरा ग्राफ इसमें दिया है बच्चों, वो आपका अभी मैंने ऊपर जो बताया, ऊपर क्या बताया, ये एक्स हो गया, ये टी हो गया। ऊपर ये यूनिफॉर्म मोशन की मैंने बात किया ना, ये हम लोग यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये लाइन था दोनों के बीच में, ठीक है, वही मैंने मारा। तो देखो बच्चे, अब यहाँ पे वही ले लेता हूँ मैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 1 मीटर, ये 0 होता है हमेशा यहाँ पे, ठीक है। 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। देखो जो दूसरा ग्राफ है वो ऐसा एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना। ये मुझे क्या बोलता है, ये यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा है, पहले ही बता रहा हूँ यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा है ये ग्राफ। तो ये मुझे बोलता है कि मेरा जो पहला सेकंड है उसमें 1 मीटर कवर किया। मतलब अगर मैं दोनों की बात करूँ तो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा। इन दोनों की बात करूँ तो ये इस पे आएगा। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये इसका कोऑर्डिनेट्स अब पता है ना, कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, एक्स कॉमा वाई। तो इसका मतलब 2 सेकेंड कॉमा 2 मीटर है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये आपको अब होता है पॉइंट। और इसकी बात करो तो ये यहाँ पर है, 3 सेकेंड पे वो 3 मीटर पे, 4 सेकेंड पे वो 4 मीटर पे, 5 सेकेंड पे वो 5 मीटर पे। तो बच्चों इसका मतलब मुझे क्या समझ में आ रहा है, इन दोनों के बीच में टाइम इंटरवल कितना है, 1 सेकेंड। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है, 1 मीटर। फिर इन दोनों के बीच में टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, फिर वो
ये देखो आप, इन दोनों के बीच में टाइम अपना डिस्टेंस 1 मीटर, मतलब वो हर 1 सेकेंड में 1 मीटर कवर कर रहा है। जैसे यहाँ पे बोला था हर 2 सेकंड में वो 2 मीटर कवर कर रहा है, हर 2 सेकंड में 2 मीटर, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, वो हर 1 सेकंड में 1 मीटर कवर कर रहा है। फिर ये वाला 1 सेकंड में ये 1 मीटर कवर किया, फिर ये वाला 1 सेकंड में इसका जो ग्राफ देखो ये 1 मीटर कवर किया, फिर 1 सेकंड में ये 1 मीटर कवर किया, तो वो हर 1 सेकंड में 1 मीटर कवर कर रहा है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है बच्चों। तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, वो ऐसे चल रहा है, ये जो दिख रहा है ना, यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। मतलब आप बोल सकते हो कि एक गाड़ी चल रही है, वो एक सेम स्पीड में चल रही है, उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, यू कैन से ऐसे एक स्पीड रख दिया, वो उसी स्पीड में चल रहा है। जैसे आप क्लॉक बोल सकते हो, क्लॉक वो सर्कुलर स्पीड में रहते हैं, है ना। वो जो क्लॉक रहता है, वो आपका हर 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है ना, हर 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, हर 60 मिनट में 1 आवर होता है। मतलब उसका ऐसा नहीं कि 58 सेकेंड में 1 मिनट हो जाएगा, कभी 50 सेकेंड में 1 मिनट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। हर 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, हर 60 मिनट में 1 आवर होता है, ठीक है। तो वो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। एक्चुअली वो सर्कल में रहता है ना मोशन, क्लॉक घड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये यूनिफॉर्म मोशन, ये समझा, ये यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ है। अब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे आते हैं। तो बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कुछ ग्राफ ऐसा है कि ऐसा है, देख लो ऐसा है। तो वही मैं यहाँ पे बोल लेता हूँ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ये हो गया 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ठीक है। आपका उसमें कुछ ऐसा कुछ दिया है, मैं ऐसे कुछ दिया है ग्राफ, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं दिया है लोगों ने, थोड़ा सुला के दिया है लोगों ने, ठीक है। ऐसा कुछ ग्राफ दिया है। तो 1 सेकंड पे वो कहाँ पर है आपका ऑब्जेक्ट, 0 पर है। 1 सेकंड में जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस किधर है, इसी लाइन पर है ना, 0 पर है। ऑब्जेक्ट आपका उधर ही है 1 सेकंड पे, तो 0 बोलेंगे उसको। दूसरे सेकंड में वो 1 मीटर पे आए, मतलब ये पॉइंट रहेगा ना, तो दूसरे सेकंड में वो 1 मीटर पे आए ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट ये चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ये बॉडी ऑब्जेक्ट कुछ भी बोलो। तीसरे सेकंड में वो 1 और 2 के बीच में, ठीक है। मतलब पहले सेकंड में तो 0 पे था, गैप कितना है 1 सेकंड का, 1 सेकंड में वो 1 मीटर चला, ठीक है। अब ये भी गैप 1 सेकंड का ही है, बट ये 1 सेकंड में ये तो आधा मीटर ही चला है ना, अगला 1 सेकंड में वो आधा मीटर चला। तो वही मैंने बोला था 2 सेकंड में वो 3 मीटर चलता है, तो जरूरी नहीं अगला सेकंड में वो ज़्यादा भी मीटर चल सकता है, वो कम मीटर भी चल सकता है। फिर अगला 1 सेकंड में वो कहाँ गया, ये ऐसे ले लो 3 मीटर पे आ गया, ठीक है। मतलब ये 1.5 मीटर चलते हैं अब तो उसने 1.5 मीटर चल रही है, ये 1.5 था तो ये 1.5 मीटर हो गया। मतलब अगला जो सेकंड रहेगा 1 सेकंड, उसमें जो गैप रहेगा वो 1.5 मीटर चल लिया। मतलब देखो ये 1 सेकंड में उसने 1 मीटर चला, बट अगले 1 सेकंड में वो 0.5 मीटर ही चल रहा है, फिर उसके अगले 1 सेकंड में वो 1.5 मीटर चल रहा है। आप समझ रहे हो, पहले 1 सेकंड में उसने कितना मीटर चला, 1 मीटर चला, फिर उसके अगले 1 सेकंड में वो 0.5 मीटर चला, फिर उसके अगले 1 सेकंड में वो 1.5 मीटर चला। तो ये क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब हर इक्वल टाइम में वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये जो तीसरा ग्राफ है बच्चों, ये थर्ड वाला, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है और ये रेस्ट पर है ऑब्जेक्ट जो भी बॉडी है वो रेस्ट पर है, ये समझ गया, ठीक है। आगे देखते हैं अभी। तो बच्चों आपका ये जो अगला टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। बच्चों अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों। और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं क्या आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है, क्या आपको नहीं समझ में आया, ठीक है बच्चों। तो चलो गुड बाय।